आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समाज भी है जो जंगल को संसाधन नहीं रिश्तेदार मानता है, जहां पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं होते बल्कि जीवन का हिस्सा होते हैं, और जहां एक त्योहार सिर्फ मनाया नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। उस पर्व का नाम है सरहुल। झारखंड को अक्सर लोग खनिजों की भूमि कहते हैं, लेकिन इस धरती की असली पहचान उसके जंगल, उसके जलप्रपात और उसकी आदिवासी संस्कृति है। जब सखुआ के पेड़ों पर फूल खिलते हैं, जब ढोल नगाड़ों की आवाज जंगलों में गूंजती है, जब पूरा समाज प्रकृति को धन्यवाद देता है, तब झारखंड अपनी असली पहचान में दिखाई देता है। सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह प्रकृति का उत्सव है, जीवन का उत्सव है। आदिवासी समाज इसे सूर्य और धरती के विवाह के रूप में देखता है। जब पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं, जब पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं, तो यह संकेत होता है कि प्रकृति फिर से जीवन रचने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सरहुल के पीछे कोई विज्ञान भी है? हजारों साल पहले जब विज्ञान की किताबें नहीं थी, तब भी आदिवासी समाज यह समझता था कि सूरज, जल और मिट्टी मिलकर जीवन बनाते हैं। आज हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन उन्होंने इसे जी कर समझा था। सरहुल से पहले शिकार पर रोक लगती है, क्योंकि यह जीवों के प्रजनन का समय होता है। क्या यह दुनिया का सबसे पुराना इकोलॉजिकल कंजर्वेशन मॉडल नहीं है? सरहुल हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है, जियो और जीने दो। यहाँ प्रार्थना सिर्फ इंसान के लिए नहीं होती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, पहाड़ सबके लिए होती है। यह एक ऐसा समाज है जहाँ प्रकृति से लेने से पहले उसे धन्यवाद दिया जाता है, और शायद यही वह दर्शन है जिसे आज दुनिया भूल चुकी है। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, जब जंगल कट रहे हैं, नदियां सूख रही है, तो क्या समाधान कहीं हमारे पास ही था? क्या आदिवासी समाज हमें प्रकृति के साथ जीने का सही तरीका सिखाता है? क्या सरहुल सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता है? इन्हीं सवालों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं मानव शास्त्री, शोधकर्ता और आदिवासी संस्कृति के गहरे अध्येता डॉक्टर अभय सागर मिंज। आज की बातचीत सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं सरहुल की कहानी प्रकृति की भाषा में। जोहार डॉक्टर अभय सागर मिंज। सरहुल झारखंड की पहचान है जी। आपके लिए सरहुल एक त्योहार है, एक संस्कृति या दर्शन? कैसे देखते हैं सरहुल को? मुझे लगता है ये तीनों का समावेश है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक मात्र पर्व है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आदिवासी परंपरा, उनके जीवन शैली, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ है। तो मात्र पर्व कहना सही नहीं होगा। और ऐसे भी क्योंकि मैं खुद एक मानव शास्त्री हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग हमेशा जानते हैं, समझते हैं कि मनुष्य यदि कोई व्यवहार करता है उसके पीछे कोई कारण ज़रूर होता है। तो ये सरहुल को मनाने के पीछे भी बहुत गहन आध्यात्मिक है जो आदिवासी समाज में पाया जाता है जी। बचपन में जब आप सरहुल मनाते थे तो आपकी पहली मेमोरी कैसी रही? पहली मेमोरी यही थी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब जो आ रहा है वो बिल्कुल परिवर्तित होकर आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में डाला भी था इस बात को। पहले जो हमारे यहाँ, जो मैं उरांव आदिवासी समुदाय से हूँ, तो वहाँ हम लोग देखते कि सफ़ेद झंडा होता था, वो काफ़ी बड़ा होता था और गाँव के बीचों बीच अखड़ा में लगता था वो। आप देखेंगे झंडा भी परिवर्तित हो गया। दूसरा, आदिवासी जो नेचर वर्शिप है, तो प्रकृति पूजा की बात करते हैं, उसमें जो सफ़ेद या सादा चीज़ होता है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जैसे अरवा चावल के चढ़ना पहले, अब वो फूल अभी देखेंगे वो भी विलुप्त होता जा रहा है, इसको गुलैची बोलते हैं। उसका, वो भी सफ़ेद रंग का होता है, उसका इस्तेमाल बहुत अनिवार्य माना जाता था। अब ये सब चेंज हो रहा है। तो उस समय जब मैं देखता था तो एक बहुत मुझे याद है कि गांव के युवा युवती, दूसरे गांव के लोग भी आके यहाँ मनाते थे। अब वो सब चीज़ परिवर्तित हो रहा। अब अगर आदिवासी गांव में चले जाएंगे तो अधिकांश लोग पलायन कर गए हैं। तो ये भी एक पक्ष है कि त्यौहार के समय वो वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं। तो तब में और अब में यह है कि उस समय पूजा पाठ होना, पहान लोगों के साथ बैठना, पिता के साथ बैठना, अपने चाचा जी के साथ बैठना, परिवार के साथ वो पूजा करना, अब वो परिवार में भी शायद अब बिखराव आ गया बहुत लोगों में। मेरे में अभी ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ अब मुझे लगता है मैं मिस करता हूँ। जीवन के किस मोड़ पे ये एहसास हुआ कि सरहुल एक पर्व नहीं, जीवन दर्शन है? ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है आप बिल्कुल नब्ज पकड़ लिए हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय गया था पढ़ने के लिए, मानव शास्त्र, हंसराज कॉलेज में था, और
मानव शास्त्र में आदिवासियों के बारे में पढ़ा जाता था, और मैं उस समय एक चीज़ जो मुझे बहुत वेदना हुई थी, मेरे दिल तक चोट पहुंची थी कि मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा, तो लोग आते थे देखने के, देखो जो राव का फ़ोटो देखे थे किताब में और मुंडा का फ़ोटो देखा था, ये देखो। तो हमें उस समय मुझे लगा कि क्या अभी भी क्या दुनिया ये सोचती है कि अगर हम आदिवासी हैं तो हम पत्ते पहन के या शरीर को रंग के किसी प्रकार का आवाज़ या ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं तक सोचते हैं कि आदिवासी यही चीज़ है। हर समाज बदलता है, नो सोसाइटी इज़ अ फ्रोजन रिवर, है ना, वो स्थिर नहीं है, अगर वो नदी है तो गतिशील होगी। तो आदिवासी आगे बढ़े, हो सकता है इस वक्त इन कंपैरिजन कम बढ़े हैं। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है अब मेरा ये दायित्व है, मैं डिग्री के लिए नहीं है, मेरा दायित्व है अपने समाज के बारे में खुद भी जानूं और लोगों को बताऊं। चिंता का विषय मेरे लिए यह नहीं है कि दूसरा समाज मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वो आपका नियंत्रण नहीं है, है ना, लेकिन ये मेरे चिंता का विषय कि मेरा समाज अपने बारे में क्या सोचता है, वो बताना समझना आवश्यक है। तब से मुझे लगता है ये घटना 2003 की है। उसके बाद मैंने खूब तैयारी की, उसके बाद 2006 से मैं इसमें बहुत सक्रिय हो गया। तो ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद ये अध्ययन करना, ये समझना कि ये विधि ऐसा है, वो विधि ऐसा है। आप जयपाल सिंह मुंडा जी को याद करेंगे, उन्होंने कहा था आई एम प्राउड टू बी अ जंगली। लोग तो उपहास उड़ाते हैं, जंगली जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, घर में ये जनरली बच्चों को डांटते हैं लोग, लेकिन वो कह रहे हैं 1949 में संसद में कि आई टेक प्राइड इन बीइंग कॉल्ड एज अ जंगली। तब मैं सोचा कि वो एकदम बिल्कुल सही था। एंड ही सेड यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू आदिवासीज, यू विल हैव टू लर्न द डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्रॉम देम, और उनके जीवन शैली से आपको सीखना है। तो ये सब बातें जब पढ़ते हैं आप किताबों का शौकीन हो बिल्कुल आपकी तरह, तो ये सब पढ़ते तब आपको समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। रामदयाल मुंडा जी हो गए या बाकी कार्तिक उरांव जी हो गए, तो इन सब लोगों का जब अध्ययन करता है उनका लगता है कि दे रियली टुक प्राइड बीइंग कॉल्ड एज एन आदिवासी, बिकॉज दे नो दी एसेंस ऑफ बीइंग कॉल्ड एज आदिवासी। और वही चीज़ मुझे लगता है युवाओं को और आज के समाज का समाज को समझना होगा। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर शिक्षित हो चाहे गांव का देश हो, ये रहना चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी। एज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट जब आप सरहुल को देखते हैं तो आप किस रूप में देख पाते हैं इसको? एक तो ये है कि प्राचीन समय में मनुष्य को पता नहीं होता था साल कब बदला, ठीक है, और उसे ये तो ज़रूर अनुभव हुआ होगा कि जो वर्षा चक्र है, ग्रीष्म ऋतु का चक्र है, वो कुछ अंतराल बाद आता है, ठीक। तो उन्होंने सोचा कि किसको हम लोग मार्क करें कि अब ये शायद नया वर्ष आ रहा है, और उसका इंडिकेटर्स था, इसलिए मैं बोलता हूँ आदिवासी जीवन शैली। तो मैंने भी जो अध्ययन किया उसमें अनुसार बता रहा हूँ कि प्रकृति में बदलाव आना, और प्रकृति में बदलाव क्या आना, पतझड़ आया, दैट इज अ फेज ऑफ बीइंग सैड, और एक नए कोपल का आना, नए जीवन का सृजन होना, तो वो दिखाता है कि अब नया साल आ गया। सेकंड क्या है, आदिवासी त्योहार में आदिवासी के जितने नेग हैं, कल्चर हैं, इट इज ऑल मून बेस्ड। वो सूर्य को मानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन ये मून को मानना, क्योंकि सूर्य तो रोज निकल रहा, रोज डूब रहा है, आप बता नहीं सकते आज और कल में क्या अंतर, लेकिन चंद्रमा को देखा जरूर बता सकते हैं 14 दिन बढ़ेगा, 14 दिन घटेगा। तो वो मून बेस्ड होता था। तो ये सभी विज्ञान जहाँ नए जीवन की बात हो रही है, और शायद मैंने इसको लिखा भी है कि जीवन देने की ताकत या तो ईश्वर में है और किसी अन्य में नहीं है। तो और किस अन्य में कौन है? धरती माँ के गर्भ में अगर बीज गया, उसमें बारिश हुई, वो अंकुरित हो रहा है। तो धरती माँ की पूजा कर रहे हैं, उस अंकुरित बीज की पूजा कर रहे हैं, उस जल की पूजा कर रहे हैं। तो ये जीवन दर्शन है इसमें। तो मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ। आदिवासी समाज सरहुल को सूर्य और धरती के बीच एक विवाह के रूप में दिखता है। क्या यह प्रतीक वास्तव में प्रकृति के वैज्ञानिक संतुलन को समझने का एक अनोखा तरीका था? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये सूर्य को जनरली होता क्या है कि जब ऐसे समाज जहाँ पे लेखनी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, तो वो पढ़ते किसको? उन्हीं सखुआ के पत्तों को, उन्हीं प्रकृतियों को। तो होता क्या है कि जब वो इसको अध्ययन करते हैं और देखते कि नया जीवन संचरण हो रहा है या नया जीवन उभर के सामने आ रहा है, उसका कारण क्या है, और वो हमेशा से पता चलता है कि वो सूर्य की वो रोशनी उससे और जल और मिट्टी वगैरह के समावेश से हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं उनको ये बिल्कुल नॉलेज था कि सूर्य का भी पृथ्वी के साथ कुछ संबंध है। और वो देखते हैं कि सूर्य का रोशनी पड़ रहा है और यहाँ कुछ घटनाएं हो रही हैं, तो विवाह क्या है? विवाह इज यू गेट अ सैंक्शन ऑफ प्रोक्रिएटिंग अ न्यू लाइफ, उसके बिना वो मान्यता नहीं है। तो यह भी सरहुल में भी इसको इस तरह से मुंडाओं के फोक टेल्स में, उनका जो लोक कथाएं हैं उसमें दिखता है ये कि वो कह रहे हैं कि पृथ्वी की और सूर्य की विवाह हो रही है। जी, सरहुल क्या है? आप इसी को पहले ब्रीफ कीजिए। सरहुल मुझे लगता है इसको लोगों, एक तो एक जेनरिक टर्म हो गया, बहुत बार विवाद आता है कि किस 32 ट्राइब हैं और टोटल 2011 की जनगणना में 705 ट्राइब है पूरे भारत में, और बहुत सारे क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से मनाया जाता है, कुछ बाहा बोलते हैं, है ना। तो ये एक ऐसा, उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढने पे बड़ा कंट्रोवर्सी होता है कि मैं उराव होकर बोल रहा हूँ, उसका ये अर्थ होता है, मुंडा कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में यही है कि जो मैंने पहले बताया था कि प्रकृति को एक नवजीवन मिलना, और उस नवजीवन पे ही मनुष्य का जीवन आधारित है। यदि वो प्रकृति खिलेगी फूलेगी नहीं, क्योंकि खेती करने से पहले तक जंगल स्वतः उगते थे, मनुष्य उस समय भी थे, और उस समय उनका जीविका क्या था? अगर खेती नहीं कर रहे तो जो भी वन संपदा थी उस पर उनका जीवन निर्भर था। तो इसलिए वो जो नवजीवन आना, और मुझे लगता है उस नवजीवन से मनुष्य का अस्तित्व बना रहा है, इसे मैं सरहुल समझता हूँ। और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत बड़ा संदेश है सभी लोगों के लिए जो शायद एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि जब तक पृथ्वी में पर्यावरण का अस्तित्व है तभी तक आप जीवित रहेंगे, नहीं तो आप जितना भी टेक्नोलॉजी आप बढ़ा लें, हो सकता है आप चांद में जाने की बात करें, वो अलग बात होगी, जो सबके लिए संभव नहीं है। तो पृथ्वी का संतुलन गड़बड़ाएगा तो मनुष्य का संतुलन गड़बड़ाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है सरहुल को लेके। तो पलाश और महुआ के फूल के खिलने से सरहुल का क्या संबंध है? देखिए, ये एक चीज़ है, जब आप प्रकृति को निहारते हैं तो आप जब कभी कोई पेंटिंग देखते हैं, यदि खाली वो हरा पेंट हो तो शायद आपको उतना रुचि नहीं लगेगा। तो प्रकृति माँ का एक श्रृंगार है, देखिए कि उसमें उन्होंने हरा भी डाला, पलाश को फूल भी दिए, और महुआ का फूल आना वो एक थोड़ा सा भ्रम भी है लोगों में। लोग समझते हैं कि महुआ का जो फूल है वो मात्र आपका शराब बनाने में या मद्य पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट फूड टाइप ड्यूरिंग ड्राउट्स। जब सूखा होता है, नहीं होता, उसको संचय करके लोग उसके भोजन बना के खाते हैं। वो तो फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन होने के बाद वो शराब बनती है, नहीं तो उसमें बहुत गुण है। और उसका मेडिसिनल का बॉटनिस्ट से आप बात करें, उसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं। तो इन दोनों का जो आप देखेंगे कि ये झारखंड बहुतायत में है, कोई पेड़ कट जाए लेकिन आदिवासी गांव में महुआ पेड़ नहीं कटता है। तो पलाश एक श्रृंगार के रूप में है, उसका भी महत्व है, जो एक अलग झारखंडी पहचान देते हैं, हमारा राज्य का फूल माना जाता है। जी, महुआ का क्या फायदा है? ऐसे टेक्निकली मैं बोलूँगा तो वो एक मेडिसिनल भी है, और इसको क्योंकि आदिवासी समाज में लैबोरेटरी हमारे पास है नहीं, लेकिन ये मैं काउंटर आपसे भी कर सकता हूँ कि C+O2 होता है, तो देखा आपने भी नहीं, आपने पढ़ा है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें मेडिसिनल जो फायदा जो दिखता है, बहुत समय कहते हैं दमा के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी बात है कि उसमें बहुत सारे ऐसे औषधीय गुण माने जाते हैं जो शरीर के ब्लड शुद्धिकरण, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, इस प्रकार के औषधीय गुण हैं। एक रूप ये आ गया है जब कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, और उसके बाद इसका उपयोग दूसरे तरीके में होने लगा। यदि ये लिमिटेड होता तो शायद ये इसका जो आदिवासी समाज में जो पीने की जो ज़्यादा एक दुष्प्रभाव देखने को मिलता, शायद वो नहीं होता। जी, क्या लगता है कि मार्केटिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी चीज को प्रमोट करने के लिए, और महुआ के और महुआ से बनने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका प्रॉपर पैकेजिंग और मार्केटिंग नहीं हो पाया? मैं इसको अपने दूसरे ढंग से काउंटर करना चाहूँगा। एक बार मैं एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे था और उसमें डिस्कशन हो रहा था ट्राइबल एम्पावरमेंट को लेके, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में, व्यवसाय में लाने की बात हो रही थी, और वो सज्जन थे, वो बड़ी बात कर रहे थे। मुझे ठीक है वो लगा, फिर मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने बोला कि मैं हाथ जोड़ से आपसे प्रार्थना करता हूँ, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ बिलियनर ऑफ अ ट्राइब और ट्राइबल। एक आदिवासी को करोड़पति मत बनाइए। अगर उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट है करोड़पति बनने का तो वो बने,
लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स आके मत बनाई। इसका कारण है, आज से 40-50 साल 100 साल पहले द एंटायर जो रिसोर्स था वो कम्युनिटी ओन्ड था। वो जंगल पूरा एक व्यक्ति का नहीं था, पूरे समाज का था। वो खेत पूरे गांव का था, वो नदी पूरे गांव का था। एक छोटा सा वाक्य इसी में बीच में बता रहा हूँ। छोटे टाइम पे जब पिताजी साथ मछली मारने गया था, इसे भी मैंने लिखा है, तो गांव से सारे लोग गए, कुछ लोग नहीं है कुछ घर के, और जब हम लोग ने सब वो नाले को पानी में हटाया, मछली पकड़ा, एक बाल्टी में जमा हुआ, उसके बाद शाम के समय होने पे लोग बंटवारा होने लगा। तो मैंने देखा कि 25-30 घर से लोग गए थे, सबने, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, लेकिन 56 भाग में बांटा गया हुआ। तो मैंने बोला पापा ऐसा क्यों? तो पापा ने बोला कि बेटा ये उनका भी है। तो लेकिन बोलो तो आया नहीं। तो बेटा ये आया नहीं वो अलग चीज़ है, उनको कम मात्रा कर दिया जाएगा, लेकिन ये नदी, ये रिसोर्स, ये उनका भी है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ करोड़पति बनाने पे क्या होगा, यदि अमित जी को मैं बोलूँगा कि नहीं आप ऐसा क्या महुआ को अपने यूज़ कर रहे हैं, इसको बेचिए और इससे आप करोड़पति बनिए। अब क्या होगा, अमित जी जो गांव का आम का पेड़ था उसमें अमित के बेटे भी जाके तोड़ के खा सकते थे, अभय के बेटे भी जाके खा सकते थे, किसी को परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। जिस दिन अमित जी को लगा कि उस आम से फायदा होगा हमको बाजार में बेच के, वो बोल दिया अभय का बेटा है, बेटा मत तोड़ो, ये मेरा पेड़ है। और अमित के बेटे जब मेरे पास है तो मैंने बोला नहीं नहीं इसको तोड़ना नहीं है, इसको बाजार बेचना है बेटा। तो जब इस तरह का अगर वो आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ ट्राइबल गुड्स, तो अपने के लिए नहीं पूरा होगा, और क्या होगा, उसका मार्केटिंग होगी, तो आपका फूड पैटर्न, आपका हेल्थ, सब चीज़ होगा। एक छोटा सा बता रहा हूँ, उसका बोटानिकल नाम मतलब बेंग साग सुने होंगे आप, वो किडनी इश्यूज़ के लिए बहुत ये है। लेकिन अब उसका इतना हो गया कि वो गांव में लोग खा नहीं रहे हैं, उसको बेचने ला पर बाजार ला रहे हैं, या तो लालपुर ला रहे हैं। तो आपके डाइट से तो हो गया व्हाट यू आर गेटिंग, या तो सरकार ने 5 किलो राशन दिया, 35 किलो चावल दिया है और वो दिया है, तो आपका डाइटरी पैटर्न भी रिस्ट्रिक्शन हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की इच्छा है कि नहीं उसको कमर्शलाइज करना चाहिए, समाज से यार है तो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह से जब होगा, क्योंकि यही चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद आदिवासी समाज दुनिया को सिखाता है, द रिसोर्सेज शुडंट बी होर्डेड बाय फ्यू पीपल, कि अमित जी सब रख लिए, हम सब रख लिए और मेरे सारे लोग अब ऐसे ही घूम रहे हैं। तो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है। तो इसे मुझे लगता है कि इसलिए मुझे लगता है वो पैकेजिंग कर भी देंगे, आप लाएंगे कहाँ से? वो मड़ुआ घट गया, रागी घट गया है, बहुत सारे रिसोर्स, ट्राइबल फूड पैटर्न तो सब घट गया है। तो ये एक दुष्प्रभाव है, समाज को नुकसान होता है। जी अच्छा, तो फिर सरहुल के पहले हमने देखा है एक पैटर्न की शिकार करना बंद हो जाता है, क्यों? ये देखिए, सरहुल के पहले एक तो फल तोड़ना भी मना होता है, और आप देखेंगे शिकार के लिए मनाही होती है। बहुत सारे जंगल में जो जानवर होते हैं उनका प्रजनन समय होता है, और उनको पता होता है हिरन शायद गर्भवती होगी, या जो जंगली सुअर वो गर्भवती होंगे, या बाकी जानवर हो सकते हैं। तो उनको लगता है ये मेरे फूड पैटर्न में है कि मैं हिरन खाता था या मेरे पूर्वज खाते थे, इत्यादि इत्यादि। तो उनका ये कहना है कि ये जीव को, चलिए ईश्वर ने बोला कि तुम इसको भोजन के रूप में ग्रहण करो, लेकिन वो जो दुनिया में ही नहीं आया है उसकी क्या गलती है, इसलिए उससे मना होता है। दूसरा ये होता है, आप देखेंगे कि अब ये पैटर्न आप गांव में देखेंगे कि पहले होता था आम पकता था तब हम लोग खाते थे, कच्चा भी खाते थे, पकता तब। अब देखिएगा कमर्शलाइजेशन के बाद आपको पका हुआ फल भी शायद जमीन में गिरेगा नहीं, लोग उसी समय झाड़ के तोड़ के बेच दिया करते हैं। तो एक मनाही था, एक सोशल कंट्रोल के जैसा था आदिवासी समाज में कि इसके बाद ही आपको उसका सेवन करना, जब फल परिपक्व हो जाए, पक जाए, तब आप खाइए उसका सेवन कीजिए, क्योंकि कच्चे आम का अलग गुण है लेकिन पके आम का भी अलग गुण है। तो वो दोनों आपके बैलेंस डाइट बनाएंगे। जी अच्छा, क्या सच में मिट्टी का घड़ा देखकर बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है? एकदम बिल्कुल, क्या यही छोटे छोटे विज्ञान है। क्या साइंस है? एक रात पहले क्या होता है कि पाहन बाबा जाके सरना स्थल में 2 घड़े के रख दिए, ठीक है। उसको अगले दिन जाके देखते हैं कि भाई इसका घड़ा का पानी का लेवल क्या है, और लोग फिर वो अनाउंस करेंगे साल बारिश खूब होगी, या तो बोलेंगे साल सूखा होगा। हम लोग कॉमन साइंस पढ़े हैं कि अगर हवा सूखी हो तो गीला कपड़ा जल्दी सूखता है, इसका अर्थ यही हुआ कि उसने कपड़े से सोखा। सेम कॉमन सेंस इसमें भी है, सिंपल। तो उसमें क्या है कि जब घड़े का स्तर, पानी का स्तर अगले सुबह में कम हो गया, इसका अर्थ बड़ा सिंपल ये होता है कि हवा शुष्क है,
सूखी हवा है, और सूखी हवा है तो बारिश की संभावना कम है, क्योंकि जब हवा में नमी रहेगी वो ऊपर जाएगा तब बारिश होगा। तो ये जो नमी की कमी तो बता देंगे, घड़े का लेवल कम हुआ तो बोलेंगे नहीं इस साल बारिश कम होगा, और घड़ा का लेवल लगभग सेम रहा थोड़ा कम हो तो बोले नहीं बारिश की संभावना अच्छी। बड़ा सिंपल विज्ञान है जी। आपको लगता है कि आदिवासी समाज पहले से भी विज्ञान को अपनी संस्कृति से पहचानता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस? क्या विचार है आपका? देखिए एक चीज तो है, जो आपका विज्ञान है वो जरूरी मेरा विज्ञान हो। जैसे मैंने अभी CO2 का बताया है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताए जाते हैं, दिखलाए नहीं जाते हैं। उसी तरह आदिवासी समाज में ये जरूरी नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस का उच्चारण करें है। एक एग्जाम्पल बस यही है कि उनकी जो छोटे छोटे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, शायद उससे क्लियर हो जाएगा कि एक बार गांव में मैं फील्ड के लिए गया हुआ था, फील्ड वर्क करने के लिए। तो मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मैंने अपनी भाभी को बोला, तो वो मेरे गांव से 4 किलोमीटर पे डिस्पेंसरी है, और मैं बोला कि क्या जाएंगे, तो मैंने बोला कि इसका कोई दवा है, मैं सोचा ये भी ट्राई करूँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अपने बेटे को बोला कि वो पेड़ का नाम भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, तो उसका वो बार क्या जो खाल होता है वो थोड़ा निकाल के ले आओ। मैं बोला चल, मतलब हमने सादरी बोला कि चल मोहो जाबू करके। तो बोले ठीक है चाचा। तो देखे कि वो ना बस एक लोटा में पानी लिया, तो लिखे काले लेगा थे, पर नहीं चाचा तुम्हें चल नहीं, मैं बताबू करके। फिर हम लोग गए, सरना स्थल के नीचे वो पेड़ था, तो गया, फिर उसने पूजा करने लगा वो, और उसने जल चढ़ाया उसको, और उसको वो उल्टे नाखून से ऐसा डीप ब्रेथ लेके उल्टे नाखून से निकाला, और जितना निकला बस उतना ही लिया। बोले इससे हो जाएगा? बोले इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तुम बोले क्यों? तो बोले नहीं, बोलते हैं कि वो दुष्प्रभाव मतलब प्रभाव नहीं करेगा। ये तो उनका वर्जन था कि ये बोले दुष्प्रभाव का। फिर उसने पूजा किया। मुझे 2 चीज़ उसमें बड़ी अच्छी लगी जो मैं पढ़ने के बाद अपने जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कर पाया। एक तो ये था कि उसको ये समझ था कि ये रेयर प्लांट है, और उसने पूजा करके उसको लिया। इसका मतलब है कि उस जगह पे लोग दूषित नहीं करेंगे उसको। सेकंड क्या हुआ, एक सांस में और उल्टे नाखून से आप कितना ही निकाल लेंगे। अगर आपका कुल्हाड़ी होती, सांस का व्यवधान नहीं होता, तो आप काट के एक ही वाले जाती है, तो बाजार में बेच चुके होते। तो वैसा निकाल, मुझे वो है और खौला के दिया। अब साइकोलॉजी बोलिए या उसका प्रभाव बोलिए, मेरे पेट दर्द ठीक हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पे मुझे लगता है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में वो शब्द नहीं जानते थे, लेकिन इस प्रकार का जो व्यवहार था आदिवासी समाज का पर्यावरण के साथ में, ये मेरे ख्याल से रैशनल बोल सकते हैं, तार्किक बोल सकते हैं, अगर विज्ञान नहीं भी बोले तो बहुत लॉजिकल है। आपको लगता है कि सरहुल, जिसमें सरहुल के पहले आपने जैसा बताया कि कच्चा फल फूल तोड़ना मनाही है, शिकार करना मनाही था, ये प्रकृति संरक्षण नेचर्स कंजर्वेशन का एक शानदार मॉडल था? यह है, मुझे लगता है इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यदि किसी पौधे को पेड़ नहीं बनने दिया जाए तो वो अपनी जीवन भी नहीं जिएगा, और अपनी फुल पोटेंशियल में ऑक्सीजन भी आपको नहीं देगा। तो ये जो चीज़ है जहाँ पे वो एक निषेध है, एक ऑब्जेक्शन है कि इनको समय से पहले आप डैमेज नहीं कर सकते हैं, इससे बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है कि नेचर कंजर्वेशन की बात हो रही है, नेचर कंजर्वेशन की प्रैक्टिस हो रही है। ये महत्वपूर्ण लगता है मुझे। अच्छा, सरना स्थल को पवित्र क्यों माना जाता है इतना? ये शायद मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ये सब प्रश्न मैंने मतलब मेरे मन में था, मैंने उनको बस लिखा, किसी से पूछा नहीं। इसमें 2 पुरानी कथाएं हैं, कथाएं नहीं लोक कथाएं हैं। जब आदिवासी समाज विचरण करता था एक जगह से दूसरे जगह, इस क्षेत्र में आए हम लोग, यहाँ फल फूल खत्म हो गया, जंगली जानवर को भी कॉमन सेंस था कि यहाँ जाने से हम लोग परिवार वाले 7 लोग रहे, लौट 5 रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ से हटना चाहिए। अब चूंकि खेती नहीं थी तो मनुष्य को, आदिवासी समाज को या कोई भी समाज जो जंगल में रहता, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना अनिवार्य हो जाता था। अब जब नया सेटल आज से 12,000-13,000 साल पहले बोला कि नहीं, अब हम लोग अब थोड़ा गाँव बसाएंगे, क्योंकि उनको पता चला बीज से पौधा निकल रहा है, लेकिन उसको ये भी समझ में आया कि बीज से खेती भी हो सकता है। तो अब क्या हुआ, जैसे होता था, आप देखिएगा बहुत बार सरहुल वगैरह सब में भी कुछ मुर्गी की बलि दी जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो जाके एक मुर्गी को बांध देते थे एक एरिया में, उसके बाद वो अपने किसी दूसरे जगह निवास स्थान में आ गए। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जाके देखते थे, यदि मुर्गा वहाँ बंधा मिला, इसका मतलब वहाँ खूंखार जानवर नहीं है, तो वहाँ गाँव बसाया जा सकता है।
और मुर्गा गायब हो गया तो बोलते नहीं ये सुरक्षित जगह नहीं है। तो एक सोच उनका वैसा था। अब दूसरा क्या होता था कि अमित जी अभय से बात कर रहे हैं और कल अभय रात में सोया, हम लोग दोनों सोए, अभय जी सुबह उठ हिल ही नहीं रहे हैं। तो अब उसमें बहुत पुराना थ्योरी है ईबी टाइलर का दिया हुआ कि इनके अंदर कुछ तो अदृश्य शक्ति से अब नहीं है। तो वहां से आत्मावाद का जन्म होता है। अब आदिवासी क्या थे, उनका कोई मूर्ति पूजा था नहीं, ऊपर कोई बताने वाला था नहीं कि तुम्हारे भगवान कौन है। तुम्हारे भगवान कौन थे? मेरे पिता जो अब नहीं रहे, पिता के पिता जो अब नहीं रहे, ठीक है। तो अब उनको देखा हुआ रहता था वो लोग, तो वो लोग बोलता था कि अब हम इन्हीं को याद करेंगे। अब लोग गांव बसाया या कुछ भी किया, जंगल काटा, लेकिन बोला इनको निवास स्थल कहाँ देंगे, घर में भीतर वाले जगह में दिया था। दूसरा, इन सरना स्थल में उनको एक जगह दिया जाएगा कि आप यहाँ रहें और यहीं से आप पूरे गांव को देखें, मवेशियों को देखें, खेती को देखें, आपदा से में बचाएं। इसलिए सरना स्थल का निर्माण हुआ था, ठीक। वो इंटैक्ट पैच होता है और जितना पुराना वो गांव होगा उतना पुराना वो सरना स्थल होगा। जंगल आएंगे जाएंगे लेकिन सरना स्थल इंटैक्ट रहता है। शहर में अब गुम हो गया, एक था। दूसरा क्या था, ये बड़ा लॉजिकल भी है कि उस गांव में शुद्ध हवा के लिए, ऑक्सीजन के लेवल के लिए, वहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लिए उसको पवित्र रखा गया कि वहाँ इंक्रोचमेंट नहीं हो, वहाँ कोई गंदगियाँ ना करे, इसलिए गांव के निकट में उसका रखा है। तो सरना स्थल का ये कॉन्सेप्ट था। सरना नाम के पीछे का क्या साइंस है? फिर वही कहानी है। हाँ। क्योंकि हम लोग जो उरांव हैं हम लोग सौसर बोलते हैं, तो ये एक जेनरिक टर्म हो गया। जब हम लोग उरांव लोग रोहतासगढ़ से 1539 में शेषा सूरी से हार की तरफ भागे थे, तो जब इधर आते हैं तो इधर कुड़ू वगैरह होते हुए मुड़मा में मुंडाओं से मुलाकात, वहाँ संधिवा के यार हम बहुत जमीन है। वैसे मुंडा लोग बड़े से दिल के बड़े थे, उन्होंने कहा आप लोग रहिए यहाँ। तो ये जो सरना स्थल वाला कॉन्सेप्ट, ये भी एक जेनरिक टर्म है, कोई पर्टिकुलर ट्राइब नहीं बोल सकता है। अब मेरे ख्याल से अब ये सोशियो पॉलिटिकल अरीना में ज़्यादा है, नहीं तो सबका अलग रहा होगा। क्योंकि उस समय कोई ये बोल नहीं सकता था ये स्थल क्या है। जैसे जाहिर थान बोलते हैं संताली लोग, है ना, हम लोग उसको सरना स्थल बोलते हैं या हम लोग सरना टोंका बोलते हैं। तो ये है, उसमें एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते हैं। वो प्रकृति पूजने की विधि से हमारा आइडेंटिटी से जुड़ा, और उसके बाद ये बोलते हैं कि ये सरना धर्मावलंबी है या सरना धर्म मानने वाले हैं। तो सरना धर्म में कैसे परिवर्तित हो गया फिर ये? देखिए यही चीज है, क्या आप उस प्रकृति पूजा को, उस विधि को धर्म मान रहे हैं या किस चीज को मान रहे हैं? इसीलिए मैं कहता हूँ, मतलब जब कंपैरेटिव बाकी लोग से जब डायलॉग होता है या डिबेट होता है, आई से कि आई हैव अ सीन गॉड, ठीक, कि मैंने, मेरे लिए भगवान कौन है? एक तो आदि शक्ति है धर्म में जिनको किसी ने नहीं देखा। दूसरा मेरे लिए कौन है? क्योंकि हर पूजा में, जो घर में इंपॉर्टेंट पूजा होते हैं, उसमें हमेशा पुरखों को याद किया जाता है। उसमें बूढ़ा बूढ़ी सबका नाम लिया जाता है और उसके बाद उनको याद करके, उनको याद, मतलब जो भी मांगना होता है, याचक जो मांगते हैं, याचना होती है, यहाँ पे होती है। तो इसको एक्चुअली एक प्रोसेस है, ना आपके पास मूर्ति पूजा है ना आपका एंड गोल है कि हम यहाँ पे ये अनुष्ठान करना ही अनिवार्य नहीं। इट इज जस्ट अ प्रोसेस कि आपको ये विधि करनी है और अपने पुरखों को याद करना है, एंड यू आर गुड इनफ। इसलिए एग्जैक्टली ये कहना कि एकदम टिपिकल ये एकदम धर्म ही है 100%, ये मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत है, समाज और सोचता होगा, लेकिन मेरे समझ के हिसाब से ये सारा ये है। क्या हम कह सकते हैं कि आदिवासी समाज के पास अपनी पारंपरिक विज्ञान प्रणाली, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम थी? एकदम है। अब वही है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमने उसको नया रंग दिया, जो अभी पूरा ग्लोब में, यूनाइटेड नेशंस में सब जगह घूम रहा है, इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, ठीक है, या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। और ये मेरे शब्दकोश में नहीं है। अगर मैं कुड़ुक की बात करूँ, मैं कुड़ुक भी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो मेरे शब्दकोश में नहीं है। लेकिन हाँ, विज्ञान मतलब मुझे लगता है वो एक रैशनैलिटी प्रदान करता है ना। नो साइंस इज एब्सोल्यूट, अ ट्रुथ इज ट्रुथ अंटिल इट इज अ ट्रुथ। जिस दिन लोगों को लगता था कि पृथ्वी के अगल बगल सूर्य घूमता है, सब उसको मानते थे साइंस था। और जब पता चला कि नहीं, पृथ्वी घूम रही, दैट इज आल्सो साइंस। सो इट इज ऑल अबाउट रैशनैलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी। कि अगर ज्यादा 90 लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के अगल घूम रही, तो लोग मानेंगे। और एल्स आप बता दीजिए, आप कैसे प्रूफ करेंगे? छोड़ दीजिए किताब, आपने देखा है? नहीं देखा है, यू जस्ट रेड इट इन बुक्स,
ठीक है। तो एक चीज वही होता है कि रैशनैलिटी। तो ये इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं। मेरे अंडर पीएचडी में इसमें भी हो रहा है और मैं इसमें बहुत इच्छुक भी। मेरा कोर एरिया यही है कि मैं इसी चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ कि उस रैशनैलिटी को, उस तर्क को ढूंढना, ताकि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आदिवासी समाज के बारे में जो धारणा है बाहर में, अब जितना भी मैंने जो कोशिश किया वो असफल रहा है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा चिंता इस बात की कि मेरे आदिवासी बच्चे उसको कैसे समझते, अपने आदिवासियत को कैसे समझते हैं। आप बार बार कह रहे हैं, नेताजी समझा रहे हैं या लोग चिल्ला रहे, गर्व करो आदिवासी हैं, जय आदिवासी। क्यों गर्व करेगा आदिवासी, ये कभी कोई क्यों नहीं बताता है ना। तो वो भी बताना जरूरी है। जिस दिन उसको लगेगा कि जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा कि आई टेक प्राइड बीइंग जंगली, उसका मर्म क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, क्या कहना चाहते थे, उसको समझिएगा, तभी तो आप गर्व कर पाइएगा। नहीं तो आपकी तो पहचान ये है कि जो मुझे भी लोग ज़्यादातर समझते हैं कि वही जो ज़मीन बेच दिया, वही जो शराब पीता है, वो जो ऐसा जीवन जीता है जिसको बुद्धि नहीं है। तो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों से जब बच्चे रिसर्च करेंगे, बच्चे समझेंगे, युवा समझेंगे, तो मुझे लगता है वो स्टिग्मा अपने समाज में तो कम से कम बदलनी चाहिए। जी। तो अच्छा, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, तो सरहुल क्या प्रकृति के साथ एक संतुलन और संतुलित जीवन की प्रेरणा देता है? एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे जनरली पूरे विश्व में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया वाले बेल्ट में देखिएगा, अफ्रीका का अलग स्टोरी है। इस क्षेत्र में आप देखिएगा पर्यावरण वहाँ या वातावरण वहाँ कम डिस्टर्ब्ड है जहाँ आदिवासी हैं, और वो वहाँ इसलिए है जहाँ आदिवासी, वहाँ जंगल और संसाधन अभी भी बचे हुए हैं। और वो जंगल या प्रकृति का जो बैलेंस होता है, जो दोहन नहीं होता अनियंत्रित, तो उस जगह पे बिल्कुल लगता है मुझे पर्यावरण, वातावरण सुरक्षित रहेगा। तो ये क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में या अनेक उनके जो एजेंसीज हैं, तो वो सभी लोग अब इस बात में चाह रहे हैं कि अगर पृथ्वी को बचा सकता है तो एक इंडिजिनस कम्युनिटी, एक आदिवासी समुदाय ही बचा सकता है। तो स्ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही है कि सरकारी स्तर पे या बड़े प्लेटफॉर्म में बात करने से नहीं होगी, क्योंकि आज ये एक चर्चा में ये भी आता है, तो क्या अब है आप कहना चाह रहे हो कि हम लोग सब जंगल चले जाएं? बोले नहीं, आदिवासी जीवन शैली से मात्र सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जब ये हक रखता हूँ कि मैं पढ़ लिख गया, कुछ कमा रहा हूँ, तो मैं फ्लाइट मोड़ सकता हूँ, तो कोई भी आम इंसान उसके भी उतने ही अधिकार होने चाहिए। तो आई शुडंट बी द वन टू टेल देम कि व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव टू डू। तो एक मैसेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए सबके बीच में कि जब इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या तो जो वैल्यू सिस्टम है आदिवासी का, कि वो जो कह रहे हैं कि मछली सब में बराबर बंटना चाहिए, वो प्रैक्टिसेबल शायद नहीं है, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ तो आप सीख सकते हैं, आपकी अपने एथिक्स को बिल्कुल हाई कर सकते हैं। ये समझना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे को क्या देखे जा रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी तो हम इतने स्वार्थी हुए कि हमारा जीवन चल जाए, हम जिंदा रहे, हम इंजॉय करें, मेरा परिवार सुरक्षित हो, उससे आगे सीमित नहीं जाए। लेकिन आदिवासी समाज में आज भी गांव चले जाएंगे तो बड़े बुजुर्ग के साथ आज भी रात में बैठता हूँ, थोड़ा जो शीतल पदार्थ होता है वो भी चलता है, तो उनसे डायलॉग करने का मेरा अपना तरीका है। तो उनसे मिलने के बाद लगता है कि वो कितने चिंतित है आने वाली पीढ़ी को लेके। लेकिन आज जो शायद हमारे जनरेशन के बाद जो कॉर्पोरेट जॉब्स में शायद ट्राइबल सोसाइटी कहीं के हो, तो दे आर कन्फाइंड टू फैमिली, मुझे लगता है उससे भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। जी। ये तो यहाँ की बात है, लेकिन जब आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है तो क्या आप आदिवासियों की बुलंद जो प्रथा है, जो त्योहार है, जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, इसको आप उतने बुलंदी के साथ जब आप प्लेटफॉर्म पे रखते हैं या रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आपको मिलता है? मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा ट्राइबल डाइवर्सिटी इंडिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन हम लोग आदिवासियत से उतने ही दूर हैं इन कंपेयर टू अदर। अच्छा। फिलीपींस में 2013 में भी था, 14 में भी था कुछ कार्यक्रम के लिए, और मैं देखा पूरा पारंपरिक वस्त्र। आज मुझे बोलिएगा अभय जी, आप तो आदिवासी हैं, और हमारा परिधान होता था जहाँ पे पूरब और पश्चिम बस ढका जाता था, और वो फिलीपींस में 2013-14 में मैं देख रहा हूँ बच्चे वो इधर से पूरा एक्सपोज्ड है, बस आगे ढका है, पीछे ढका है, पूरा खुला बदन है, और वो पारंपरिक नृत्य कर रहे हैं। वहाँ के युवा कर रहे हैं, वहाँ के बुजुर्ग कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएं कर रही हैं, और वहाँ के बच्चे कर रहे हैं।
तो ये जो जनरेशनल गैप हमारे झारखंड में विशेषकर जो दिखता है, नॉर्थ ईस्ट में भी लोग फिर भी ठीक हैं, जनरेशनल गैप दिख रहा है जो अभी जो विवाद में बहुत है डीजे वाला को लेके, है ना। तो अब वैसे मैंने लिखा भी था कि आप बस नाच रहे हो, झूम रहे हो, आपके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है। और नाच नृत्य मात्र नृत्य नहीं, आदिवासी समाज में एक संवाद है, वो महिलाओं को रिझाने का प्रयास कर रहा है, वो गीत के माध्यम से महिलाएं उसका उत्तर दे रही हैं। अभी एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, फोकटेल्स पे है, उन्हें पीटर नाम शायद मैं बाद में, उस किताब में उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि मात्र ये गीत नहीं है, ये आपके इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, ये आपके समृद्ध परंपरा के बात कर रहे हैं, वो आपके एट्रोसिटीज जो हैं उस पे बात कर रहे हैं, वो महिला पुरुष में जो समानता होनी चाहिए वो नहीं है उस पे बात कर रहे हैं, वो शराब पे बात कर रहे हैं, तो गीत के माध्यम से हो रहा है। उससे क्या होता है, अगर हमने आपको गाली दिया क्रोध में, आपको ठेस लगेगी, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए गीत के माध्यम से गाली देखा तो आप उतना क्रोधित नहीं होंगे, आप उल्टा हो सकता है मुझे बोलेंगे अच्छा आप भी जवाब देंगे। तो ये एक मिठास थी जहाँ पे समाज को एक स्पेस मिलता था अपने एट्रोसिटीज, अपने दमन की कहानी को बताने के लिए। एक उड़ीसा का केस स्टडी है, एकदम नाम भूल रहा हूँ मैं, वेरी सॉरी। तो इस तरह का चीज है ना, जिसमें लगता है कि जो लोग समझते हैं कि आदिवासी जंगली है और जिन्होंने सोचा कि उनके में शायद इंस्टीट्यूशनलाइज कुछ है या नहीं है, लेकिन है। और यही एंथ्रोपोलॉजी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है सबों के लिए, जो आदिवासी हैं, गैर आदिवासी, समझने के लिए कि ये एक्चुअल में आदिवासियत ये है। अच्छा, क्या शरहुल पर्व जो है वो हमें सिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और नेचर कंजर्वेशन दोनों साथ साथ चल सकते हैं? एकदम, वो मैं शायद इससे पहले जवाब दिया था आपका कि ह्यूमन डेवलपमेंट, मैंने बोला कि मनुष्य का निर्भरता खासकर आदिवासी समाज में अगर उसको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हटा दिया जाए, मान लीजिए उसको जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे गांव में अगर मुझे जिंदा रहना है, मेरे आदिवासी गांव में, मुझे हल चलाने आना चाहिए, गीत गाना आना चाहिए, मछली पकड़ने आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें कहीं न्यूटन का थर्ड फर्स्ट सेकंड लॉ काम आएगा? नहीं। लेकिन अब मैंने इसको लिखा भी कि जब मैं अपने गांव के परिवेश में हूँ, मेरे लिए विज्ञान मेरा ही हल चलाना, किस समय चलाना है, मिट्टी में कितना खाद लगेगा, कब पानी होना चाहिए, प्याज जमीन के नीचे उगता है या मेरा बेटा समझता है कि डोमिनोज से आता है ना। तो वो सब चीज जो आ रहे हैं, ये ज्ञान, ये साइंस मेरे जीवन शैली का है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि तुमको न्यूटन भी जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम गाँव की परिधि लांघ चुके हो। अब तुमको भी एस्पिरेशन है कि नहीं मुझे अमित जी जैसा बनना है, भाई जी जैसा बनना है। आई शुडंट बी एंड यू शुडंट बी टू स्टॉप देम, ठीक है। तो जो बाहर आ रहा है, बाहरी दुनिया में आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स ले रहा है, तो ही शुड बी एक्सपोज टू द नॉलेज। लेकिन जब इस तरह की बात करते हैं तो वो ज्ञान उसके लिए उस गांव में सबसे कारगर है। उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आप कभी ट्रैक्टर चलाने के लिए ड्राइविंग स्कूल होगा, हल चलाने के लिए गाँव में आपको ड्राइविंग स्कूल नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, आदिवासी समाज जंगल को संसाधन नहीं, हमेशा रिश्तेदार की तरह देखा है। क्या सच्चाई है इसमें? इसके दो पक्ष हैं। एक तो जो सरकारी आंकड़े आते हैं कि डैमेज कर दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है बहुत, और इसमें मुझे लगता है लोग गहराई से समझने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत छोटी छोटी परंपराएं वहाँ, दो बताऊंगा मैं। एक तो पहले हुआ कि जो जंगल नष्ट हो रहे हैं, वो लेते हैं जंगल से संसाधन उतना ही लेते जितनी आवश्यकता है, कोई बेचने के लिए। अब हो सकता है लोगों एक जीवन यापन करके लकड़ी बेच रहे हैं, तो पहले ये नहीं था, जितना चाहिए उतना। अब दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल कि अब जब हम लोग गए थे, जब मतलब थोड़े बड़ा हुआ, होश संभाला और ऑब्जर्व करने लगा अपने समाज को, तो बोले मड़वा कटेगा तो सरना के आसपास का कटेगा, वो पतला वाला। फिर बोला कि हम एक बूढ़े बाबा थे, उनको चाहिए कि हमको हल बनाना है, तो बोले ठीक है हम भी चलेंगे। बोले तो वो बोले कि नहीं जा बाबू, मैंने उराव में बोले थे कि अमा काला एम गेच्छा कादम, इसका मतलब था कि तुम मत जाओ, तुम छोटा, हम लोग दूर पहाड़ जा रहे हैं। तो हम बोले कि क्यों? बोले नहीं, जब मोटा पेड़ काटना है तो घने जंगल में जाना है, और छोटा मोटा संसाधन चाहिए तो हम निकट वाले जाएंगे। तो ये एक था, सोचिए कि वो समझ रहा है कि जंगल की डेंसिटी कहाँ ज्यादा है और वहां से संसाधन लाएगा, नहीं तो उतनी मेहनत क्यों करेगा। इतना मोटा पेड़ कुल्हाड़े से काटेंगे, उनको तराशेंगे, फिर ढो के लाएंगे। और वो हमको इसलिए मना किया क्योंकि सुबह जाते और शाम को लौटते हैं। तो ये समझ उनमें थी। दूसरा बता रहा हूँ, जो अभी कमर्शलाइजेशन और ये जो बैलेंस वाली बात हो रही थी, वही जो आम बेच के
लोग शुरू हो गए, और ये भी हो गया उस इर्द गिर्द अब गांव में दूर से भी लोग आके निवास करने लगे जो सड़क के किनारे हैं। तो वो लोग रात में ऑटो से आते थे और झाड़ के ले जाते थे आम बेचने के लिए। तो फिर गांव वाले बैठे, उन्होंने एक ही नियम पारित किया कि कोई भी जबरन तोड़ के फल नहीं खाएगा। जो फल गिरेगा, आप सुबह जाइए 4 बजे गिरता आम, उसको उठा के आप खा सकते हैं। तो ये भी नियंत्रण का था कि सबको मिलेगा। अब अमित जी गए, अभय जी गए, बोले ऑटो लेके ट्रक लेके गए, सारा झाड़ा लेके वापस नहीं, गिरा हुआ है, यू हैव इक्वल राइट्स। पेड़ में है, डंडा मार के तोड़ के नहीं खाना है। तो ये सब अपने से लोग अपने ये नॉलेज सिस्टम को डेवलप किए, उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इससे बेहतर संतुलन क्या हो सकता है? इट इज नॉट ओनली अबाउट एनवायरनमेंट बट बैलेंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। और ह्यूमन बिहेवियर बैलेंस्ड होगा, प्रकृति अपने बैलेंस्ड होगा। जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या फोरम पे ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ल्ड किस नज़र से देखता है? मतलब जनरली बहुत बार तो मैं ट्राइबल फोरम्स पे ही गया जब पूरे विश्व के युवा आते थे। पहला मेरा हुआ था हिरोशिमा में, जहाँ पे बॉम्ब गिरा था। उस समय 3000 आसपास युवा आए थे। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें क्यों हुआ था। ये 2006 की बात है। तो उस समय जब बात हुई तो मुझे लगता था कि ट्राइब या आदिवासी मतलब सभी जानते होंगे, बट आई टेल यू अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को पता ही नहीं था कि आदिवासी या ट्राइब क्या होता है। अच्छा। हाँ, और हिरोशिमा पीस कॉन्फ्रेंस सेंटर पे वहाँ हमारी मीटिंग थी रात में, तो 3000 फिर कुछ लोगों को टुकड़ियों में बांट दिया गया था। तो उसमें बात हो रही, तो सर्वधर्म, इसलिए मैं भी बहुत ओपन हूँ, ओपन टू ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। तो उसके बाद वहाँ पे मीटिंग हुई थी। तो फिर मेरा स्पेशली उसमें आया था कि सरना धर्म से कोई आया, जीरो, कोई नहीं जानते थे। नेचर वर्शिपर्स जीरो, किसी को नहीं पता था। और उस दिन फिर मंच में मैंने पहले ही बताया था ये चीज़, तो बहुत सारे उसके बाद मित्र बने जो आज तक हैं। उसमें चर्चा होता है, इज इट क्योंकि बहुतों को भगवान मतलब मूर्ति एक, बहुतों को मतलब एक है जो ऊपर बैठे हैं, ही कंट्रोल्स एवरीथिंग। बहुतों को कि ऊपर एक स्वर्ग है, बादल है, सब चीज़ है। हमारे समझ में नहीं है, हमारे समझ। इसलिए मैंने बोला था, उसमें शायद यंग था तो खून ज्यादा गर्म था, मैंने स्टेटमेंट दे दिया था। मुझे बाद में अफसोस हुआ 4-5 साल बाद। मैंने बोला, योर वर्शिप प्लेसेस आर मेड बाय मैन, माय वर्शिप प्लेस इज मेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। सरना स्थल वो तो किसी ने पेड़ लगाया नहीं, वो तो उन्हीं का बनाया हुआ है। तो ये सब स्टेटमेंट मैंने कुछ दे दिया तो उसमें बहकावे में बट ये हुआ था जी। तो ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है। लेकिन नजरिया क्या है जब आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ सरना में रेस्पेक्ट करते हैं? हाँ, सरहुल एक ऐसा त्योहार है, ठीक है, जो प्रकृति संरक्षण की बात करता है, जो कुछ नया नहीं है उनके में। दूसरे टर्म में दे आल्सो प्रैक्टिस द सेम। ओके, यही साउथ ईस्ट एशिया की बड़ी खासियत है कि आप देखेंगे उन जगह पे वहां भी वो लोग वही करते हैं। नॉर्थ ईस्ट चले जाए, मणिपुर, नागालैंड चले जाए, वहां भी उनकी अलग विधि है जहां पर प्रतीक संरक्षण की बात करते हैं। वहां नॉर्थ ईस्ट में खासियत है, जो कन्वर्ट भी हो गया क्रिश्चियनिटी में भी, वो भी अपनी पारंपरिक पूजा को साथ में करते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने फिलीपींस में भी देखा कि अगर कुछ लोग कन्वर्ट हो भी गए और कुछ अपने इसमें रह गए, अपने आप को अभी भी इंडिजिनस मानते हैं, वो दोनों पूजा कंबाइन करके करते हैं। दोनों पूजा, दोनों विधि एक साथ होगी। एंसेस्टर्स को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, ये खासियत। इसलिए उनमें वो सरप्राइज नहीं है ना। तो यहाँ जो प्राकृतिक पूजा होती है वहाँ भी वैसे ही है। सरहुल में हमने देखा, जैसे कि अभी बात हुई कि लोग जीव जंतु और प्रकृति के लिए प्रार्थना और पूजा करते हैं। क्या ये एक नैतिक संदेश भी समाज में है मानव सभ्यता के लिए? एकदम, क्योंकि जो मुझे लगता है आदिवासी समाज का बड़ा एक अच्छा सोच है कि जियो और जीने दो। क्योंकि इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि एक आदिवासी समाज ने किसी के राज्य को, किसी की जगह को हथियाने के लिए आक्रमण किया हो। उन्होंने 99% जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे ज्ञान है, उन्होंने हमेशा डिफेंस में हथियार उठाए हैं। चाहे संथाल हो, उससे पहले का विद्रोह, कोल विद्रोह हो, या उसके बाद का जितना विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन हो, उसमें हमेशा उन्होंने डिफेंस किया है। डिफेंस पे उन्होंने ऑफेंस लिया, जो हथियार उठाए हैं। इसलिए उन्होंने कभी एनक्रोचमेंट नहीं किया। तो बड़ा संदेश जरूर देता है कि आप अपने यहाँ खुश रहें, मैं अपने यहाँ खुश हूँ। हाँ, आपसी सहयोग की आवश्यकता होगी तो मैं जरूर करूँगा। और इसे मैं बता रहा हूँ, इस आपसी सहयोग का एक बड़ा सरहुल में बड़ा मीनिंगफुल है कि यहाँ रांची में सरकारी अवकाश के कारण हम लोग 21 मार्च को मना रहे हैं।
गांव में ऐसा नहीं है। एक गांव किसी और दिन बनाएगा, दूसरा गांव किसी और दिन, दूसरा गांव, तीसरा गांव किसी और दिन। अच्छा जी, क्यों? अमित जी रहते हैं दूसरे गांव में, अभय रहते हैं इस गांव में। तो जब अमित जी का सरुल होगा तो मुझे निमंत्रण मिलेगा, ओके। और मेरे यहाँ होगा तो आप आएंगे। नहीं तो होता क्या है, क्योंकि तो आवागमन की उस समय सुविधा थी नहीं, 10 किलोमीटर चलना, 15 किलोमीटर चलना है। तो सेम डे, जैसे अभी क्या होता है, अब रांची में 4 जगह हम लोग बैठे हैं, आप अतुल जी के यहाँ मिठाई लेके चले गए या अतुल जी आपके यहाँ मिठाई लेके आ गए, तो कम्युनिकेशन सुविधा थी। तो ये अश्योर करता था कि आप मेरे यहाँ आइए, आपसी संबंध प्रगाढ़ होते थे, और फिर मेरे यहाँ आप आएंगे उतने अधिकार के साथ। सरहुल के गीत, नृत्य और ढोल नगाड़े, क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या फिर कल्चरल मेमोरी भी? इस पे भी मैंने लेख लिखा था। कल्चरल मेमोरी से मैं ज्यादा बोलूंगा, एक साइंस है इसके पीछे, एक विज्ञान है या तो रैशनैलिटी है। कि अभी लगता है कि सरहुल में एक ही लोग नृत्य करते थे। नृत्य करना, गीत गाना लगभग अखड़ा में रेगुलर फीचर था शाम के टाइम। और ये देखिएगा, जो डांस पैटर्न होता है ट्राइबल्स में, वो एक खास, एक तो पहला क्या होता है, जैसा हमारे उराव में तो थोड़े ओपन है कि महिला पुरुष भी साथ में हाथ जुड़ा लेते हैं, ठीक है। तो एक लयबद्ध क्रम, और उसको भले डांस कर, लेकिन इट इज इन अ डिसिप्लिन्ड वे। आपको पता है लेफ्ट फुट कब रखना है, राइट फुट को कब रखना है, कब किसको विड्रॉ कर वापस लेना है, वो हो गया। साथ में गाना चल रहा है, और जब आप झूमते हैं तो वो डांस आपको पूरा, इट मेक श्योर कि आपका शरीर का पूरा कसरत हो रहा है। और जब आप गाते हैं, यहाँ हमारे पास एक टेम्पोरल ग्रंथि होता है जिसमें हम लोग को डोपामाइन का इफेक्ट पता चलता है। कब? जब ड्रम बीट्स आता है ना, इट्स हिट्स। कभी भी सॉफ्ट म्यूजिक आप सुनेंगे तो आप निद्रा में जाएंगे, लेकिन आप किसी क्लब में जाएंगे तो आपको यू वांटेड लाउड म्यूजिक। और वो नगाड़ा सोचिए, इतना बड़ा बड़ा होता था, अभी तो लोग उठा नहीं पाते हैं। कोल्हान क्षेत्र में चले जाए तो और बड़े होते हैं। तो जितना ज्यादा बीट होता था वो उसको ज्यादा हिट करता था। इट यूज्ड टू गिव अ प्लेजरेबल इफेक्ट। और वो आता था, और उसके बाद शाम का तो हमारा थोड़ा प्रथा भी है, तो वो मिक्स होके जब वो होता था तो बहुत बड़ा। इस पे एक मेरी मित्र है प्रेरणा यादव, वो काम कर रही है कैसे वो म्यूजिक और डांस एक साइकोथेरेपी के रूप में काम करता है, स्ट्रेस बस्टर के रूप में काम करता है। तो ये सब सारा इसमें है समझ। इसलिए इट्स नॉट ओनली कि बजा दिया, नाच दिया, घर चले गए। इट ऑल्सो हैज योर स्ट्रेस बस्टर इफेक्ट, एंड ऑल्सो दैट कि आपको एक पूरे एक्सरसाइज को ऐसा दे रहा है कि रात में आप ऐसा सोएं कि सुबह से पहले नहीं उठे आप। ये नींद सबसे कीमती चीज है मेरे ख्याल से। क्या शहर में मनाया जाने वाला जो सरहुल है वो अपना मूल आत्मा खो रहा है? कह सकते हैं। इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। शहरी में क्या हो रहा है, तो सरना स्थल भी यहाँ गायब हो रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं। दूसरा, अब वो नहीं रह गया है कि फलाना रोज जाके वहाँ करना क्या है, क्योंकि हमारे जनरेशन में भी और हमारे जनरेशन के बाद तो उनको पता ही नहीं कि वहाँ पूजा विधि कैसा होता है, या वहाँ आपका प्रेजेंस होता है, वहाँ करना क्या है, वो क्यों होता है। लेकिन गांव में जाएंगे तो आज भी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, रीति रिवाज साथ मनाते हैं। और अभी तो बहुत ये पॉपुलर हुआ है कि लोगों ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाना है, दूसरा अन्य इलेक्ट्रॉनिक बजाना अलाउड नहीं है। तो इससे क्या होता है कि लोग गीत को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में डेंजर, यू कैन नॉट स्टॉप अ सोसाइटी फ्रॉम चेंजिंग। और आई शुडंट बी द वन टू टेल देम कि नहीं इसी पे नाचना है तुमको, वो उनका कॉल है, बिल्कुल है ना, उनका कॉल है। तो ये परिवर्तन हो रहा है, पूजा की विधि भी और पूजा का ड्यूरेशन भी। लेकिन गांव में अभी भी बहुत जगह पे बहुत संरक्षित है अभी। एक यूथ जो सरहुल को समझना चाहता है वो कैसे समझे कि ये परंपरा है या ये पहचान है या फिर ये पर्यावरण आंदोलन है? मैं अभी कुछ दिन पहले, पता नहीं आप जो बोल रहे हैं वो मुझे बड़ा कनेक्ट कर रहा, मुझे सोशल मीडिया से मैंने लिखा था कि किताबों से आप प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, किताब के साथ साथ आपको सखुआ पत्ता को भी पढ़ने की ताकत रखनी होगी। तो जब आदिवासी समाज को समझना है तो किताब जरूर पढ़िए, न्यूटन को भी आप पढ़िए, लेकिन गांव जाके उस बूढ़े बुजुर्ग, उस बूढ़ी दादी के साथ भी बैठ के आपको सीखना है, समझना है, उन प्रक्रियाओं को देखना है। और वो जो सखुआ का पत्ता आपको दिख रहा है, आप जब उसको गहन अध्ययन करेंगे
तो बहुत चीजें मिलेंगी। तो मुझे लगता है दोनों का समावेश होना चाहिए युवा के लिए, कि इन दोनों के माध्यम से ही आप अपने आप को समझ पाएंगे। आपके लिए पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उस प्रश्न को ढूंढना जरूरी है। खैर वो तो गौतम बुद्ध भी इसके लिए परेशान हो गए थे, लेकिन ये मुझे लगता है कि एक छोटे लेवल स्तर पर ही अपने आप से प्रश्न जरूर होना चाहिए आदिवासी युवा का। सब चीज आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, लेकिन आपका जो रूट्स है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी है या मॉडर्न डेवलपमेंट प्रोसेस है वो हम सारे लोगों को प्रकृति से दूर कर दिए? 100%। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इसमें एक चीज है कि बाजारवाद बहुत चरम पे है। कौन कितना कमा सकेगा जिस भी तरीके से, एथिक्स तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा चुनौती है। दूसरा क्या है, जो टेक्नोलॉजी आ गया है तो उसका भी बड़ा दुष्प्रभाव है। क्योंकि ऐसा हुआ था, एक घटना है छोटे के, मेरे भतीजे, मेरे मतलब सहोदर भाई के बेटे, तो उन्होंने फ़ोन किया कि अभय तुम ही समझा सकते हो, क्योंकि बच्चे मेरे से डरते हैं दो चीज़ पे, कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम बदमाशी कर रहे हो तो मैं थोड़ा डांटता हूँ। बोला कि तुम ही समझा पाओगे। मुझे सादरी बोला कि तोहें पारवे तोहें देख। तो क्या हुआ, तो कोरोना टाइम था, तो बोला कि हमको मोबाइल चाहिए, हमको पढ़ना है। तो उसके पिताजी बोले कि स्कूल जब खुला था तो पढ़ा नहीं, अब कोरोना आ गया था तो पढ़ना है मोबाइल से। तो उसको बोला कि बाबा खेत को बांधा रख दीजिए। तो बोले एकदम नहीं, बात करिए। वो बात नहीं किया मेरे से, डर से, बात हो गया। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का जो ललक है अभी, कि एन प्रकरण किसी तरह से मुझे वो एक बाइक चाहिए, अब तो सुनता हूँ शायद DSLR कैमरा का भी शौक है, और ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं युवा और नशे के लत तो आ रही है। अतुल जी भी इस बारे में चर्चा किए होंगे। तो ये सब चीज जो जकड़ रहा है ना, तो उसमें आप इन बच्चों को नहीं दिखा सकते। दूसरी बात, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं इसलिए क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है। उस गांव में यदि जिसको जीवन का संघर्ष है उसको बताना भूखे पेट की संस्कृति बचाओ, वो नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये सब चुनौतियां आएंगी, और मुझे लगता है युवा पीढ़ी के लिए अलग संकट आ गया। अब तो एक दूसरा हमारे साथ, पता नहीं जेनजी में शायद आप अपने बेटे को भी देखेंगे, शायद हमारे बेटे तो अल्फा वाले हैं, लेकिन जेनजी में मेरा एक बड़ा बेटा है, तो उनके पास भी चुनौतियां, वो डेविएशन बहुत है। और उनको ये समझाना पाना कि सरहुल, अस्तित्व, सस्टेनेबिलिटी, नोबडी केयर्स, सॉरी टू से, सच्चाई है। तो अच्छा, क्या सरहुल हमें याद दिलाता है कि सभ्यता की शुरुआत प्रकृति के साथ संवाद से हुई थी, न कि संघर्ष से? इसको मैं दोनों तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मनुष्य जब अपने आज से जो ये युवल नोआ हरारी की जो बड़ी पॉपुलर किताब थी सेपियंस, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि 70,000 साल पहले हम लोग अफ्रीका से बाहर निकले, और 5,000 साल में चलते घूमते हम लोग पूरे फैल गए ऑस्ट्रेलिया तक। तो जब वो विकसित होता है या विकसित होने की प्रक्रिया में रहता है, उसमें आप देखेंगे कि जीवित रहने के लिए उसको किसी को मारना है, कोई फल तोड़ना है, कुछ करना है, उसको दोहन आवश्यकता थी, है ना। पेड़ वनस्पतियों की अलग कहानी है, एक शेर भी शिकार करता है, बाघ भी शिकार करता है। तो उस संसाधन में तो ये लोग करते ही थे कि मुझे ये चाहिए, है ना। लेकिन पुराने काल में आदिवासी समाज में और एक चीज़ है कि मैंने इसको लिखा भी था कि ये अंधी दौड़ में क्यों विकसित नहीं हुए आदिवासी। अंधी दौड़ क्या थी कि ये मेरा है, ये भी मेरा है। और पहले क्या था, आदिवासी समाज में ये सब जो चीज़ है सबका है। अब जब ये भी सब चीज़ सबका है तो अमित क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करे भाई? क्योंकि यू डिडंट हैव द राइट टू होल्ड। वो प्रॉपर्टी आप संचय नहीं कर सकते हैं। अगर मान के चले मॉडर्न टर्म्स में 1 लाख रुपया कमाया, वो 1 लाख पूरे उस 100 आदमी घर में बटेगा, और आपने 100 रुपया कटाया तो 1-1 रुपया सब घर में बटेगा। तो आप ही अकेले क्यों? अब है आराम से पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, आम गिर रहा है तो खा रहा है, और आप खेत में काम कर रहे हो। तब क्या हुआ कि वो जब आपको राइट नहीं है वो होल्ड करने की, तो आपको आवश्यकता ही नहीं थी एक्स्ट्रा करने की। तो एक्स्ट्रा नहीं है तो जितना आवश्यकता वही लेंगे। अगर हमको 1 लाख रुपया बनाना तब ना हम 100 पेड़ काटेंगे, हमको 1 लाख चाहिए ही नहीं, क्योंकि फिर सबको बांटना पड़ेगा। तो सब अपना अपना 100 रुपया इकट्ठा करे और जितना पेड़ आवश्यकता है उतना काटेंगे। तो संतुलन बनता था इससे। तो आदिवासियत में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था कि इसलिए प्रकृति और संतुलन में है, तो एक तरह से दोहन उसकी आवश्यकता थी, एक कुछ प्रैक्टिसेस थे जिससे संतुलन भी मेंटेन होता था। क्या भारत के स्कूलों में आदिवासी पारंपरिक ज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए?
मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। और पढ़ाने वाले के बारे में भी मेरा प्रपोजल है कि पढ़ाने वाले मेरे जैसे प्रोफेसर और आपके जैसे विद्वान नहीं होने चाहिए। उनको पढ़ाने वाला भी गांव से उठा के लाइए विदाउट हैविंग एनी डिग्री, नो फाउंडेशन ऑफ दैट। वही मैं कह रहा हूँ, न्यूटन के बारे में 3 थ्योरी में बता दूंगा, वो गांव वाले नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको गांव में जंगल में छोड़ दिया जाए और एक आदिवासी को भी छोड़ दिया जाए या तो गांव वाले को छोड़ दिया जाए तो 3 दिन बाद तो जिंदा वापस आएंगे। हम लोग आपकी गारंटी नहीं है। करेक्ट? तो व्हाट इज दैट नॉलेज सिस्टम दैट हैज केप्ट देम अलाइव फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स? करेक्ट। उसको हम जीरो कैसे बोल सकते हैं? तो ठीक है, उसमें हो सकता है C+O2 = CO2 बन रहा है, वो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ मूल बातें, कुछ गुड़ बातें अवश्य होंगी। तो ये बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए और आदिवासी बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बताया जाना चाहिए। और पढ़ाने वाले हो सकता है हम लोग पढ़ाएं, लेकिन देयर शुड बी ऑल्सो एडिशनल पर्सन हु इज एक्चुअली एक्सपर्ट ऑन दिस। एक बूढ़ा है, वो बोल रहा है पेड़ को देखा और चींटी को देखा, बड़ा बाबू सर बारिश होगी तेज, इस बार बारिश होगी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि चींटी अपने अंडों को निकाल के ऊपर ले जा रही है, पत्तों का घोंसला बना रही है। क्योंकि उसको पता है, शायद उनके पास भी सेंसरी होगी, सेंस ऑर्गन होंगे, उनको पता है बारिश होगी और अंडे डूब जाएंगे, तो ऊपर लेके जा रहा है। तो ये सब छोटा मोटा ज्ञान आपको किताब में नहीं मिलेंगे, वो सखुआ के पत्ते और वो पर्यावरण में ही मिलेगा। तो वो बूढ़ा ही बता सकता है कि कब हल चलना चाहिए, किस खेत में किस प्रकार का फसल लगेगा, और हमें भेज दीजिएगा तो यही करना है। जैसे एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, मैं लेप्चाज में भी काम कर रहा था और क्लास में एस्किमोज के बारे में बताता हूँ। तो लेप्चा, हम लोग बोलते हैं बांस को क्या बोले, अंग्रेजी में बैम्बू बोले, हिंदी में बांस बोले। उनके पास उसी बांस के लिए 40 प्रकार का शब्दावली है, 40 टाइप्स ऑफ बैम्बूज। इससे तीर बनेगा, इससे हमारे खेत का फेंस, हिंदी क्या बोलेंगे, बाड़ी बनेगा। इससे हम लोग घर का छत छाड़ेंगे, इससे हम लोग नदी में नाव बनाएंगे। एवरीथिंग हैड अ डिफरेंट नेम। एस्किमोज में स्नो को, बर्फ गिर रहा है, नॉलेज खत्म, उनके पास 14 तरह का शब्दावली है। धीमा बर्फ कब आएगा, तेज बर्फ के अलग शब्द, हार्ड जब जम जाएगा उसके अलग शब्द, इस बर्फ में मछली मिलेगी, इसमें नहीं मिले उसका अलग शब्द। तो जब वो 14 शब्दावली गुम हो जाएगी, आप और हमको भेज दिया जाए वहां स्नो, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे मछली कहाँ मिलेगी। और उस जिस तीर से शायद घर छाड़ना, उस तीर का पतला वाला हम तीर बना रहे हैं और तीर टेढ़ा जा रहा है। तो हर चीज का गुण है। उस तीर में हो सकता है उसमें हॉलोनेस नहीं होगा, सटीक जाएगा। और वो जो छाड़ रहे हैं, जिससे नाव बना रहे हैं, वो हॉलो होगा तो पानी में उपलेगा। तो जिस दिन आप सभी 40 प्रकार बांस को बैम्बू ही बोल रहे हैं, तब यही खूबी है इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की। तो वो वही एक्सपर्ट बता सकता है। या बॉटनिस्ट होगा, लेकिन बॉटनिस्ट को भी वो कल्चरल एसेंस कभी नहीं आएगा, दिल से वो आदिवासी तो फीलिंग नहीं आएगी। ये मेरा प्रस्तावना है। मतलब हेमंत सर सुन रहे हो तो हम लोग हेमंत सर की बात ले जाएंगे। क्या सरहुल को झारखंड का सांस्कृतिक ब्रांड बनाया जा सकता है? मैंने किस संदर्भ में, मतलब ये तो है ही। अगर आप 21 मार्च को देखें जो जुलूस निकला, शायद उसमें चींटी को भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। एक है ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है जब थोड़ा अब शांत हो गया, 16-17 तक बड़ा लाउड था एज अ सोशल एडवोकेट, ट्राइबल एडवोकेसी में, तो फिर गवर्नमेंट साइड से प्रेशर आया थोड़ा कि कम बोलिए, तो चुप हो गया। लेकिन मुझे लगता है वो जो भीड़ निकलती है, उस भीड़ को अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य अधिकार, बाकी अधिकार के लिए आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि दैट डे इन अ सेंस इज वेस्टेड ओनली इन डांस एंड कल्चरल पोर्ट्रे ऑफ योर रिच हेरिटेज। व्हाट नेक्स्ट? 22 तारीख से क्या होगा? 22 तारीख से अगले 20 मार्च तक क्या होगा? तो ये मुझे लगता है कि ये जो इतनी भीड़ आती है, आप भी विटनेस किए होंगे जो सालों से यहाँ हैं, उस भीड़ को मुझे लगता है एक सकारात्मक दिशा में एक मैसेज, क्योंकि इससे बड़ा, फिलीपींस में कहावत है, पीपल यूनाइटेड विल नेवर बी डिफीटेड। और ये एक कथन है उनका लोकल भाषा, मैं तो अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। अगर आवाम या जनता इस चीज़ को समझेगी तो पॉलिटिकल पार्टीज या कोई लीडर या कोई भी उनको अपने हिसाब से नहीं चला पाएगा, लोग अपने हिसाब से उनको चलाएंगे।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कि लोग लड़ने निकल जाएं या आंदोलन करने निकल जाएं। मेरा कहना है कि संवाद के माध्यम से या संदेश के माध्यम से भी जाना चाहिए कि हमारी नीड ये है, आपको करके देना चाहिए। जब सरुल में इतनी भीड़ हो सकता है, सब एक आवाज में बोले, तो शिक्षा, रोजगार, जो भी है, जो चीज़ नहीं पूरी हो पा रही है, सब चीज़ सब नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सीरियसली कुछ कार्य होने चाहिए, जिस सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सभी सरकारें सभी काम नहीं कर सकती हैं। सभी सरकारें कुछ काम कर रही हैं, कुछ बेहतर करें, कुछ कहीं पीछे रह गए, उन कुछ कहीं पीछे लोगों को ध्यान देना आवश्यकता है। तो ये सरुल का माध्यम, ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी होना चाहिए, मुझे लगता है। ये तो हम तो बस थ्योरी की बात कर रहे हैं। क्या सरकार सरुल को इको कल्चरल टूरिज्म से जोड़ सकती है? ये तो मैं थोड़ा इसके बारे में शायद नहीं बता पाऊंगा। इको टूरिज्म में मुझे लगता है मैंने अभी तो सरुल को इको टूरिज्म एज ए प्रमोट तो किया जा सकता है। इको टूरिज्म, हाँ, ये नेशनल इंटरनेशनल फोरम पे कि लोग आए झारखंड में, जैसे कि केरला में जो फेस्टिवल होता है या अदर स्टेट्स के जो नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल, बिल्कुल इसमें हो सकता है। और माननीय मंत्री सुदीप कुमार सर से मेरा अनुरोध भी होगा कि इस तरह का प्रयास, क्योंकि 2-3 प्रमुख होते हैं जहाँ पे एक विशिष्टता होती है, और शायद कभी मुलाकात होगी सर से तो मैं दोबारा इस बारे में चर्चा करूँगी। इको टूरिज्म प्रमोट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। और इसमें एक ही चीज़ है कि मुझे लगता है तैयारी और चाहिए होगी सरकार की तरफ से, तैयारी और चाहिए होगी बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि अभी इनका सेकंड टर्म है और माननीय मंत्री जी का एज अ मंत्री फर्स्ट टर्म है। बहुत चीज़ों को अभी थोड़ा समझ रहे हैं और सकारात्मक कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ा और पीपल्स पर्सपेक्टिव से ना, मतलब मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा फीडबैक लेना चाहिए। आप इसको कैसा देखते हैं, हम आपके साथ ये करना चाहते हैं, आप इसको कैसा देखते हैं। जैसे मैं असुर पे अभी जो लोहा गाने 5000 साल पुरानी कोई विद्या है, उसको रात भर 8-10 बार करके हम लोग जग के देखे हम लोग, तो उसमें हम लोग को लगा कि इसको इको टूरिज्म कैसे प्रमोट करें। फिर मैं उनको सजेशन दिया था, सुदीप सर को और माननीय मंत्री चमरानी जी को भी, कि यहाँ ना एक लाइव म्यूजियम बनाइए। जब हमारे नेतरहाट में उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ से अच्छे लौट आ रहे हैं, हो सकता है झारखंड वाले लोग ना जाए, क्योंकि उनको सूरज डूबते देखना और उगते देखना है, और जो थोड़ा इधर नेचर में ना है। लेकिन ऐसे लोग आते हैं तो जो ये लौट आता है बंगाल उड़ीसा वाले, उनमें बहुत चीज़ मैंने देखा है कि दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, इंटेलेक्चुअल थर्स्ट भी होता है, वो लौट है वो। तो मुझे लगता है कि अगर हर सैटरडे उस इको म्यूजियम में जो घेरा बन जाए, एक ऑडिटोरियम बन जाए, और लोग जीवंत गला के दिखाएं, उस पत्थर को चुनने की विद्या बताएं, देखिए इस पत्थर को हमने डाला, ये निकला, मैंने इसका मेटल बनाया, दिस मेटल विल बी कॉस्टली बिकॉज पूरा प्रोसेस मेहनत से लगा है ना। तो एक इसमें लाइव म्यूजियम हो सकता है। ये जो विटनेस करने के लिए आ रहे, इस भीड़ को संभालना भी अलग चैलेंज होगा, बहुत सारी चुनौतियां आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर मुझे लगता है आपके पास भी एक डिजाइन हो तो माननीय मंत्री के पास आपको रखना चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल्स को लोग इतना बाकी जगह पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लोग आते भी हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रंट में सिक्योरिटी की इश्यू हो गई या ठहरने की या बाकी जो लॉजिस्टिक्स हैं, तो दैट हैज टू बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर वी जंप इनटू दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, नहीं तो क्या हो बूमरैंग होगा, बैकफायर करेगा। नहीं, हम लोग उस पे फिर कभी एक बार बैठेंगे जब हम लोग टूरिज्म पे बात करेंगे। आज तो मैं सरहुल पे बात कर रहा हूँ। अगर सरहुल एक संदेश है तो आज की दुनिया को क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज दे रहा है? बहुत सिंपल है, शायद रिपीट भी हो रहा है कि प्रकृति रहेगी तो आप रहेंगे, करेक्ट, और आप रहे या ना रहे प्रकृति को फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रकृति नहीं रहेगी तो आप नहीं रहेंगे, ये तय है। अगर पूरी दुनिया सरहुल की भावना अपनाए तो क्या क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान मिल सकता है? नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है, UNFCCC कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट पे, और उसमें है एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमने प्रकृति माँ को इतना डैमेज कर दिया है, आज सारा हम बायोफ्यूल जलाना छोड़ दे, फैक्ट्री जलाना छोड़ दे, दूषित करना छोड़ दे, प्रदूषण करना छोड़ दे, फिर भी प्रकृति अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगी। अच्छा, एग्जैक्टली। और ये 2014-15 की बात है कि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, बट व्हाट वी कैन डू, ये बहुत रिग्रेस प्रोसेस है। जितना डैमेज हम लोगों ने 100 साल या 150 साल में किया है, उतना पृथ्वी के इतिहास में नहीं हुआ। 99 पॉइंट समथिंग % उनके जीवन इतिहास में इतना डैमेज नहीं किया है
जो अभी 150-200 साल में हमने किया जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न चला गया है, इसलिए सरहुल बोलिए या आप क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कीजिए, वो बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस में भी जब जाते हैं तो हवाई जहाज से ही जाते हैं भाई साहब, है ना, और वहां भी इसी चलती है। ठीक है, तो आप कार्बन फ्लोरोकार्बन तो एग्जिट एटमॉस्फेयर में हो ही रहा है। तो मुझे लगता है प्रयास तो फिर भी होना चाहिए कि इसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि जंगल बढ़ेंगे, खनन कम हो जाएगा, लोग कैपिटलिज्म को छोड़ देंगे, लोग करोड़पति के बाद अरबपति बनना छोड़ देंगे। ये जो मार्केटिंग या जो दौड़ है कि आई वांट टू बी वन, और एक इसी में मैंने एक संदेश देना चाहूँगा। बिल गेट्स अपनी किताब में लिखते हैं, जब वो खूब सारे, अभी तो शायद कंट्रोवर्सी में है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और ही वॉज अ बिलियनर एट दैट टाइम एंड ही वॉज हैविंग अ बर्गर, और वो देखे दूसरा एक है, शायद वो फैक्ट्री से पिता आए थे अपने बेटे को लेके, वो भी बर्गर खा रहे थे। एंड ऑफ द डे यू रिक्वायर 2 मील्स। ठीक है, बाकी साइकोलॉजिकल और ये सब चीज़ के लिए है, अल्टीमेटली उनको शायद ये फील हो, उस किताब का सारांश भी यही था कि इतना सब चीज़ करने के बाद मैं भी वही रोटी खा रहा हूँ जो वो व्यक्ति खा रहा है। सरहुल में मुर्गा बलि क्यों दी जाती है? आप शायद कुछ रिसर्च किए मेरे बारे में। देखिए उसमें क्या था, इसको लिखा है मैंने, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ। पहले मनुष्यों की बलि होती थी। अच्छा जी, हम लोग राम उसको उड़का बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, और अभी भी होता है कुछ क्षेत्र में, बहुत रेयर। और आज से 20 साल 50 साल पहले हम लोग को दोपहर में नहीं निकलने जाता था घर से गांव में, तो उड़का लोग घूम रहा है, और वो बलि होती थी और उसका कारण था। इसको मैं सही गलत नहीं बता रहा हूँ, जो आदिवासी समाज की सोच है। पुरखा चले गए, आप जिंदा हैं, उन तक बात पहुंचानी है, कौन पहुंचाएगा? एक व्यक्ति जो जीवित है और आत्मा बनेगा मरने के बाद। तो जब बलि होती थी उसमें वो मांगा जाता था कि हे पुरखा मन, हे फलना बूढ़ा, हे फलनी बूढ़ी, तो ये देखो इके भेजा थी ऐसे करके। और जब बलि होती थी तो उस तक इनको सुना के भेजा जाता था, और ये आत्मा फिर जाके वो कन्वे करेगी कि इस साल बारिश अच्छी होनी चाहिए, लोग अनुरोध किया है। वो वाज अ काइंड ऑफ मैसेंजर। मैं एक गलती की आपके पॉडकास्ट में आने से पहले कि मैंने वो बुक्स का लिस्ट बनाया होता तो मैं अभी कोट कर पाता। तो ये इट वाज अ काइंड ऑफ मैसेंजर। नाउ जब एक्ट आया, कानून बनी, लोग बोले कि नहीं ह्यूमन सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हो, तो कोई तो चाहिए जो जाके बताए। इसीलिए तो बहुत जगह लोग खस्सी करते हैं, बहुत जगह लोग भैंस करते हैं, बहुत जगह आप देखिएगा मुर्गा कर रहे हैं। मुर्गा को तो एक वो भी है पुराना जो मैंने बताया था। तो वो एक लिविंग बीइंग को डेड करके वो एंटिटी विच इज अनसीन, हम जिसको आत्मा कह रहे हैं, वो टर्म कुछ भी हो सकता है, वो वहां जाके मैसेज दे रहा है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस। सरहुल सिर्फ पूजा नहीं है, ये समाज को जोड़ने का पर्व है। क्या विचार है आपका? मैं मानता हूँ, क्योंकि ये कोई बाध्यता नहीं है कि जब मैं सरहुल मना रहा हूँ उसके बस आदिवासी समाज मनाए या मैं ही मनाऊँ। जो भी मेरे आसपास के मित्र हैं, एक तो वो है, एक तो पहले एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि अलग अलग दिनों में बनता है, जिस कारण से लोग वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, मैं यहाँ से वहाँ जा सकता हूँ। तो एक तरह से आप देखिएगा उस पूरा माहौल ऐसा हो जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई ऊंच नीच इस तरह का किसी का भेदभाव नहीं होता है। तो सभी को अलाउड होता है, आप डांस कीजिए, सभी को अलाउड होता है, जो पकवान बनते खाते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको भी वही आदर सत्कार मिलता है, और हम जब उनके यहाँ जाते हैं तो हमें वही आदर सत्कार मिलता है। देखो सामूहिकता का भावना है जी। दोस्तों, सरहुल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ संसाधन नहीं, रिश्ता है, और शायद यही वह दर्शन और ज्ञान है जिसकी आज पूरी दुनिया को ज़रूरत है। सरहुल पे हम बात कर रहे थे हमारे अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय सागर मिंज के साथ। उम्मीद करता हूँ हर पॉडकास्ट की तरह आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, और आपके साथ आज के मेहमान को हम यहीं पे धन्यवाद देते हैं और जोहार कहते हैं। धन्यवाद सर, जोहार।